हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल डिस्कस न्यूक्लियस, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है सेल का, जो सारी एक्टिविटीज सेल की कंट्रोल करता है। अब न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट पार्ट है सेल का। अगर पूछा जाए विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल, इट इज़ न्यूक्लियस। ये सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है सेल की। अगर इसकी शेप देखी जाए तो ये स्पेरिकल होता है इन शेप, और हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका एक एनवेलप है। एनवेलप के अंदर एक ग्राउंड मटेरियल प्रेजेंट होता है विच इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत से सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, जिनमें से एक प्रोमिनेंट बॉडी होती है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, और उसके पेरीफ्री में क्रोमेटिन नेटवर्क पाया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि जो एनवेलप है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया था कि 3 ऑर्गेनेल हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है। एक है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद जितने भी ऑर्गेनेल हैं उनके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है। हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर एनवेलप को। एक डबल मेम्ब्रेन है जो कि सराउंड कर रही है न्यूक्लियस को, उसे सेपरेट कर देती है साइटोप्लाज्म से। अब इसमें एक इनर और आउटर मेम्ब्रेन होती है और उनके दरमियान में एक स्पेस होती है जिसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर पोर्स, जो कि प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। और इन्हीं पोर्स के थ्रू मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये बात आपने याद रखनी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन है और उनके दरमियान में एक स्पेस होती है जिसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। एनवेलप के अंदर पोर्स मौजूद होते हैं और इन्हीं पोर्स की वजह से मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब हम डिस्कस करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियर एनवेलप एक स्ट्रक्चर, एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है फ्लूइड लाइक, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे थे। तो एक प्रोटीन रिच फ्लूइड है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम कार्योलिम्प है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब अगर इसकी कॉम्पोजिशन देखें तो ये प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं और कुछ आइंस पाए जाते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो थोड़ी सी साइटोप्लाज्म से डिफरेंट है, हटकर है। अब हम न्यूक्लियोलस को डिस्कस करते हैं। ये एक बॉडी होती है जो कि सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी क्या है? इसकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि पाया जाता है विद इन न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोलस अपीयर होता है इंटरफेस में, और जब सेल डिवाइड करने लगते हैं तो ये डिसअपीयर हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बीसीक्यू पॉइंट है, आपने जहन में रखना है कि न्यूक्लियोलस अपीयर होता है ड्यूरिंग इंटरफेस और डिसअपीयर हो जाता है जब सेल डिवाइड करने लगते हैं। इंटरफेस क्या होता है? एक ऐसा फेस होता है जिसमें सेल ग्रो करता है और अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर सेल डिवीजन। इसमें सारी उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं और अपने आप को वो प्रिपेयर कर रहा होता है। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो रही होती है और बाकी सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती है। फिर उसके बाद जाकर सेल डिवीजन होती है और जब सेल डिवीजन होती है तो ये न्यूक्लियस में से डिसअपीयर हो जाता है। अब हमने ये पता है कि हमने राइबोसोम से पढ़ा था कि न्यूक्लियोलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोम सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस से क्या बनते हैं? राइबोसोम्स बनते हैं और आरएनए बनते हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स बनाता है। अब राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में कैसे जाते हैं? थ्रू न्यूक्लियर पोर्ट्स। पोर्ट्स की मदद से ये साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं और राइबोसोम्स का काम क्या है? ये प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि इंटरफेस में अपीयर होते हैं और डिसअपीयर हो जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और इनका मेन काम क्या है? राइबोसोम की सिंथेसिस करना। अब हम देखेंगे क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स। अब यूजुअली होता क्या है कि हमारे सेल में क्रोमोसोम्स ऐसे प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का, जिन्हें हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन बने किससे होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से, लेकिन ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पूरे न्यूक्लियस में फैले हुए होते हैं। जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो यही क्रोमेटिन ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि यूजुअली हमारे जो सेल्स होते हैं नॉर्मल कंडीशन में क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है और फिर यही क्रोमेटिन ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है। अब क्रोमेटिन एक नेटवर्क है थिन थ्रेड्स का, जिसे
डीएनए और प्रोटीन मिलकर बनाते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन में यही क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस होते हैं और कॉइल अप हो जाते हैं इनटू सेपरेट स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो क्रोमोसोम के पास दो पार्ट्स होते हैं। ये पूरा एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम्स के पास दो आर्म्स होते हैं, एक ये आर्म है और एक दूसरा ये आर्म है। आर्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द पार्ट फ्रॉम द सेंट्रोमेयर, ये सेंट्रोमेयर है जो कि बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, जो कि दो आर्म्स को ज्वाइन कर रहा है। द पार्ट फ्रॉम सेंट्रोमेयर टू द एंड इज नोन एज आर्म। तो ये एक आर्म है और ये दूसरा आर्म है, ठीक है। और जहाँ पर दोनों आर्म आकर यूनाइट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, इसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। अब ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है कि एक सेल से दो सेल बनने, तो इसी तरह से वहाँ भी क्रोमोसोम जाने हैं जो डॉटर सेल्स हैं। तो यही क्रोमोसोम अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है और एक बिल्कुल आइडेंटिकल क्रोमोसोम बनाता है। फिर उन दोनों क्रोमोसोम्स को हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से सेंट्रोमेयर के थ्रू मिले हुए हैं। जब सेल डिवीजन होती है तो यही दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और दोनों अलग अलग डॉटर सेल्स में चले जाएंगे। तो इस तरह से ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है जो कि आपने याद रखना है। A typical chromosome is made up of two parts. The part from centromere to end is called arm. The arms are attached to a point called centromere. जहाँ पर आर्म एक दूसरे से अटैच होते हैं उसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं जीन्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम में हेरिडेटरी मटेरियल होता है, इन्हें हम जीन्स कहते हैं। और जो जीन की पोजीशन होती है क्रोमोसोम में उसे हम जीन लोकाई कहते हैं। अब जीन्स की इम्पोर्टेंस क्या है कि जीन्स हमारी बहुत सी बायोलॉजिकल और फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हमारा हेयर कलर क्या होगा, आई कलर क्या होगा, हमारी हाइट क्या होगी, ये हमें सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं जीन के ऊपर। अब क्रोमोसोम कैरी करते हैं हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से उनसे क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होकर आया हमारे पेरेंट्स में और हमारे पेरेंट्स से हम में आया। इसी तरह से हमारे चिल्ड्रंस में पास हो जाएगा। अब क्रोमोसोम का जो नंबर है वो स्पीशी टू स्पीशी चेंज होते हैं। जैसे कि ह्यूमंस में 46 टोटल क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 पेयर्स होते हैं। इसी तरह से जो फ्रूट फ्लाई है इसमें 8 क्रोमोसोम्स होते हैं और जो स्वीट पी होता है उसमें 14 होते हैं और कॉर्न सेल्स में 20 होते हैं। तो ये आपने बातें याद रखनी है। ह्यूमंस के सबको याद है, पता है 46 है, हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फ्रूट फ्लाई का याद रखना है 8, फिर स्वीट पी का याद रखना है 14 और कॉर्न सेल्स का याद रखना है 20। तो अब हम शेप्स देखते हैं क्रोमोसोम्स की। ऑन द बेसिस ऑफ शेप क्रोमोसोम्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब नंबर 1 क्या होती है कि जो दोनों आर्म एक क्रोमोसोम्स के, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, और ये पूरा एक क्रोमोसोम है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि दोनों जो आर्म्स हैं उनकी लेंथ इक्वल है और जो सेंट्रोमेयर है बिल्कुल इनके सेंटर में प्रेजेंट है। तो इस टाइप को हम मेटासेंट्रिक कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स के इक्वल आर्म हो और सेंट्रोमेयर प्रेजेंट हो इन सेंटर। लेकिन एक दूसरी टाइप है जिसमें जो आर्म्स हैं वो अनइक्वल होते हैं इन साइज, एक आर्म बड़ा होता है और एक छोटा होता है। तो उसे हम सब मेटासेंट्रिक कहते हैं, जिसमें स्लाइटली अनइक्वल आर्म्स होते हैं और हम कहते हैं कि सेंट्रोमेयर थोड़ा सा दूर है सेंटर से, क्योंकि अगर सेंटर में होता हो थोड़ा इस तरफ होता और इक्वल होते हैं आर्म, लेकिन इक्वल आर्म नहीं है तो मतलब थोड़ा सा दूर है ये सेंटर से। एक आर्म बड़ा है और एक आर्म छोटा है। अब हम थर्ड टाइप देखते हैं विच इज़ एक्रोसेंट्रिक, या जिसे हम सब टीलोसेंट्रिक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक आर्म बहुत ही बड़ा होता है और दूसरा आर्म बहुत ही छोटा होता है, और हम कहेंगे कि जो सेंट्रोमेयर है वो बहुत ज़्यादा दूर है सेंटर से। एक आर्म बहुत ही बड़ा है और दूसरा बहुत ही शॉर्ट है, और सेंट्रोमेयर इज़ फार अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इस टाइप को हम एक्रोसेंट्रिक कहते हैं या सब टीलोसेंट्रिक कहते हैं। ये बातें आपने याद रखनी है कि मेटा, आप मेटा याद कर लो कि इक्वल आर्म्स, सब मेटा अनइक्वल आर्म्स, जबकि एक्रोसेंट्रिक में एक बहुत छोटा आर्म है और एक बहुत बड़ा आर्म है। और एक टाइप होती है टीलोसेंट्रिक, जिसमें एक क्रोमोसोम के पास सिर्फ एक आर्म प्रेजेंट होता है और उसके एक आर्म के एंड पर सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है। तो इसे हम कहते हैं कि सेंट्रोमेयर होता है इन एंड ऑफ द आर्म, मतलब एक आर्म है ही नहीं, गायब हो चुका है। जबकि ये टाइप जो है ह्यूमन बींग्स में नहीं पाई जाती, बाकी तीनों ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होते हैं इस तरह के
क्रोमोसोम्स, जबकि जो टीलोसेंट्रिक है वो ह्यूमन बींग्स में नहीं प्रेजेंट होते। तो ये सारे आपने टाइप्स याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये MDCAT में आपसे पूछा जा सकता है। तो आज का हमारा लेक्चर न्यूक्लियस पर होता है कंप्लीट। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू।